जय हिंद दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का मॉडर्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होते हैं, कैसे उसका मतलब स्टोरेज का यूनिट होता है, ये सब चीज़ें हम पहले जान चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, और उनको कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे रैम रोम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिल्कुल लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो दिखिएगा जिससे आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी डिवाइस। ठीक है ना, तो मेमोरी डिवाइस जो होता है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसको हम बात करेंगे कितने टाइप्स के मेमोरी डिवाइस होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेमोरी डिवाइस होता है, पूरे मेमोरी डिवाइस को मात्र हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो होता है हमारा मेमोरी डिवाइस प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन्हें हम इंटरनल और एक्सटर्नल नाम से भी जानते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी होता है ये इंटरनल होता है और सेकेंडरी जो होता है एक्सटर्नल होता है। चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इंटरनल मेमोरी। ठीक है ना, ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसे हम इंटरनल के नाम से भी जानते हैं और एक और नाम से जानते हैं। इंटरनल इसलिए हम जानते हैं कि ये आंतरिक होता है, इसे आंतरिक माना जाता है क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी होता है, इसलिए इसे इंटरनल कह देते हैं। ये बाहर से इंसर्ट किया जाता है जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो इंटरनल मेमोरी है ना, ये इसका नाम सिर्फ आंतरिक होने से नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी है इसलिए इसको इंटरनल भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्या वोलेटाइल? यानी भूलने वाला मेमोरी। क्या? भूलने वाला मेमोरी। तो यदि हम बात करें यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी इसका नाम क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये भूलने वाला मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये भूलने वाला होता है। कैसे भूल जाता है? यानी जितने भी हम कार्य करते हैं, जब हम कार्य करते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो कहाँ पे करते हैं? हम रैम पे ही काम करते हैं। रैम पे, किस पे? रैम पे, जो कि हमारा एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है ना, तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, कोई भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं, तो जब तक लाइट रहता है हमारे कंप्यूटर में तब तक तो वहाँ पे दिखाई देता है, स्टोर होता है। लेकिन जैसे अगर हम सेव नहीं किए किसी फाइल वगैरह को और कार्य कर रहे हैं और अचानक लाइट कट गया और हमारा लैपटॉप शट डाउन हो गया या कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो क्या होता है? ये जितने भी इसमें हम कार्य किए होते हैं सब क्या होते हैं? डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसे वोलेटाइल मेमोरी। ये भूल जाता है, जब जैसे बिजली कटता है यानी करंट जाता है हमारे लैपटॉप कंप्यूटर से, वैसे इसमें के जितने भी डाटा होता है प्राइमरी मेमोरी के, ये क्या होते हैं? लॉस हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, दूसरा जो होता है वोलेटाइल के बाद एक और इसको नाम से जाना जाता है, जो होता है हमारा मेन मेमोरी। क्या होता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है ना, मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। देखिए इतने नामों से इसे हम लोग जान सकते हैं। बहुत भली बात इसे, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्योंकि ये प्रथम होता है। क्या होता है? प्रथम होता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इंटरनल क्योंकि ये आंतरिक होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं। वोलेटाइल क्योंकि इसका एक गुण है जो ये भूल जाता है, जैसे बिजली जाता है उसे ये अपने डाटा को खो देता है, लॉस कर देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। अब चौथा जो आ रहा है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट प्रोसेसर से जुड़ा हुआ मेमोरी होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मेन मेमोरी। क्योंकि ये मेन होता है, ये डायरेक्ट हमारे किसी प्रोसेसर से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा हमारे, मतलब यहाँ तक जो हम यहाँ पे समझाए हैं इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी आप लोगों को समस्या होगा जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे, ये तो आप समझ में आ गया, चार नाम है किसका? प्राइमरी मेमोरी का। कितने नाम से जाना जाता है? चार नामों से, मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, एक्सटर्नल और प्राइमरी, इंटरनल और प्राइमरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया। तो सिंपल सी बात है, दो भागों में बांटा गया, पहला और ये दूसरा, दो भागों में बांटा गया। किसको? प्राइमरी मेमोरी को। देखिएगा, प्राइमरी या इंटरनल या वोलेटाइल या मेन मेमोरी कह सकते हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला जो होता है कैश मेमोरी, दूसरा जो होता है मेन मेमोरी। ठीक है ना, मेन मेमोरी, इसी के नाम पे देखिए इसको भी कहा जाता है मेन मेमोरी। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, जो कैश मेमोरी होता है ये क्या कार्य करता है? तो समझिएगा, इसका बहुत सिंपल कार्य होता है। स्टार्टिंग से लेकर जब कंप्यूटर आप मतलब सीखना चाहते हैं या चलाते हैं तो सबसे पहले हम कैश मेमोरी का ही उपयोग करते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं, जब हमें कोई भी कार्य करते हैं तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश जो करते हैं ना, तो रिफ्रेश करने पर क्या होता है, इसमें ये एक रजिस्टर फॉर्म में होता है, यानी सभी डाटा जितने हम वर्क किए हैं, सभी एप्लीकेशन वगैरह का, सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एड्रेस छपा होता है। तो उसको क्या होता है? इरेज करता है, डिलीट कर देता है। ठीक है ना, जब उसको इरेज करेगा तो ये हमारा कैश मेमोरी क्या होता है? खाली हो जाता है। जब इम्पटी हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाता है। इसलिए बार बार लोग कहते हैं कि अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करता रहिए। तो आज आप लोग समझिएगा क्या कंसेप्ट है रिफ्रेश करने का। ठीक है ना, कि जितने भी हम एप्लीकेशन, अब और अच्छे से आप लोग समझिए, ये हमारा रोम होता है, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी, ये दोनों को हम लेकर समझाएंगे, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। और ये हमारा रैम होता है। तो जो रोम होता है ये रैम होता है। तो जब भी हम ना कोई भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर दिए होते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? रोम पे होता है। ठीक है ना, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कोरल ड्रा, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई भी एप्लीकेशन, टैली वगैरह देखेंगे, ये सब कहाँ पे स्टोर होता है? रोम पे स्टोर रहता है। कहाँ पे? रोम पे। लेकिन जब वहाँ से हम ओपन करते हैं उसे, जब उसे कार्य करने के लिए ओपन करते हैं तो यहाँ से आता है कहाँ पे?
यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ये नहीं आता है। किसका सहारा लेता है? कैश मेमोरी का, जो एक ब्रिज के भांति कार्य करता है। किसके भांति? ब्रिज के भांति। तो जब यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो यहाँ से जो एप्लीकेशन यहाँ पे आता है ना, उसका ये एड्रेस क्या करता है? रख लेता है, क्योंकि ये कैश होता है। ठीक है ना, सी ठीक है ना, ये कैश मेमोरी होता है। तो यहाँ पे एड्रेस सकते हैं, जितने भी रोम से रैम पे प्रोग्राम जाते हैं, अपना सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? यहाँ पे आते हैं। यहाँ से इसका ये क्या होता है? एड्रेस को कैप्चर कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे आता है रैम पे और चलने लगता है। तो यही बार बार किसी एप्लीकेशन को बार बार ज़्यादा एप्लीकेशन जब हम चला देते हैं या एक ही एप्लीकेशन में बार बार हम जब कार्य कर देते हैं, तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, जब स्लो होता है तो हमको रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ता है। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं तो इसी कैश मेमोरी को क्लीन करता है वो। कौन? जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये कैश मेमोरी हमारा क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत कम एमबी का, बहुत कम स्पेस का होता है, कुछ केबी का होता है। तो जब इसमें हम इसको क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो हमारा कंप्यूटर फिर क्या होता है? स्पीड में आ जाता है और फास्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि रैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मली कंप्यूटर में समस्याएं आती हैं कि रैम भी बहुत अच्छा है, रोम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी जो समस्याएं आती है कैश मेमोरी की वजह से ही आती है, क्योंकि ये क्या करता है? स्लो कर देता है। जब ये भर जाता है, ये स्टोरेज इसका बहुत कम होता है, इसीलिए ये जल्दी से भर जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रिफ्रेश का, कि रिफ्रेश क्यों किया जाता है और उससे क्या बेनिफिट हमें हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये हमारा होता है कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी के 3 लेयर में बांटा गया है। पहला L1, L2 और L3। ठीक है ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के रूप में इसे कैश मेमोरी को बांटा जाता है। समझ में आ रहा है? कोई समस्या तक नहीं है। अब बात करेंगे, हम आएंगे मेन मेमोरी में। जो हमारा मेन मेमोरी होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला रैम, दूसरा रोम। समझिएगा, पहला रैम और दूसरा रोम। तो अब देखिए रैम, सबसे पहले हम रोम को देख रहे हैं। रोम को क्यों देखेंगे? क्योंकि ये जो प्राइमरी मेमोरी हमारा होता है ना, वोलेटाइल या मेन मेमोरी जो होता है, इसमें यही एक ऐसा मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी मेन मेमोरी भी है, प्राइमरी मेमोरी भी है, इंटरनल मेमोरी भी है, लेकिन नॉन वोलेटाइल नहीं है। कौन? तो ये रोम। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मेमोरी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ऐसा प्राइमरी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि रोम, क्योंकि इसमें जो डाटा होते हैं ना, वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, ये डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। समझिएगा, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। बाकी इसमें प्राइमरी में जितने भी मेमोरी होते हैं, सब क्या होते हैं? वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, भूल जाते हैं अपने डाटा को, लेकिन ये हमारा डाटा कभी नहीं भूलता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं रोम की, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। एक मेन मेमोरी का एक ऐसा मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल होता है, कौन होता है? वो रोम ही होता है। चलिए, इसके टाइप्स के बारे में देख लिया जाता है। पी रोम, सबसे पहले आता है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है, दोबारा इसे कभी इरेज नहीं किया जा सकता है। नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे इरेज नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले के सीडी आते थे, सीडी कैसेट आते थे, देखे हैं आप लोग? देखे होंगे लोग। जो पहले के सीडी आते थे, एक बार उसे प्रोग्राम कर दिया जाता था, उसके बाद वो दोबारा नहीं प्रोग्राम होते थे। ठीक है, इरेज नहीं होते थे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार सिर्फ इसे प्रोग्राम कीजिए, दोबारा इसे इरेज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उसे खराब होने पर फेंक दिया जाता है, उसे इरेज नहीं किया जा सकता। इसके बाद से आया जो हमारा ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत दिक्कतों के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। किसका? बर्निंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत थोड़ा समस्या होता है इसको इरेज करने में। एक बार इसे प्रोग्राम करके चला दिया जाता है, फिर अगर दोबारा हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ा समस्या होता है। अब ये तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, किसी कंप्यूटर में नहीं लगाया गया है और ये भी नहीं लगाया जा रहा है। अब डायरेक्ट आ रहा है हमारा डबल ईपीरोम। कौन सा रोम आ रहा है? डायरेक्ट डबल ईपीरोम, यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपीरोम। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसे बहुत इजी तरीके से क्या किया जाता है? इरेज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी जो इसमें लेजर्स आते हैं, लेजर उसके माध्यम से बहुत आसानी के साथ ये हमारा डबल ईपीरोम को इरेज किया जा रहा है। इस समय जितने भी रोम आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, सभी में क्या लगे होते हैं? डबल ईपीरोम। ये दोनों का पर्सनल अब बहुत कम हो चुका है, पहले ये चलता था, अब बहुत इसका पर्सनल कम हो चुका है। अब तो देखिए हार्ड ड्राइव में भी सब इरेजेबल आ गए। पहले जो CD आते थे, DVD आते थे, उसे इरेज नहीं किया जा सकता था। ठीक ना, वो नॉन इरेजेबल होते थे, लेकिन अब उसको भी इरेज कर लिया जा रहा है, क्योंकि अब वो एक मेमोरी के रूप में हो गया। ठीक है ना, चिप के रूप में हो गए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। ये आप लोग को रोम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगा। अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैम के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली का मतलब होता है ऑटोजेनरेट। ठीक है ना, ये बहुत ऑटोमेटिक वर्क भी करता है। ठीक है ना, इसलिए इसे हम रैम के नाम से जानते हैं। ठीक, सबसे पहले इसे हम समझ रहे हैं, इसका पूरा नाम आप लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इस बात करेंगे टाइप्स ऑफ रैम, कितने प्रकार के होते हैं रैम। ठीक है, यही एक ऐसा मेमोरी है जिस पे सारे वर्क होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो स्टोर होता है, लेकिन कितने समय के लिए? जब तक हमारे कंप्यूटर में करंट होता है, यानी हमारा कंप्यूटर जब तक ऑन रहता है, तब तक इसमें क्या होता है?
तो समझिए इसमें डाटा स्टोर होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर का बिजली करंट खत्म होता है, वैसे यहाँ पे डाटा सभी क्या होते हैं, खत्म हो जाता है। इसलिए इसे हम रैम के नाम से जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके भी टाइप्स को हम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है यस रैम, दूसरा डी रैम और तीसरा जो होता है सिंक्रोनियस रैम, ठीक है ना। तो यस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम। कौन सा? स्टैटिक रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी अस्थाई, जो अस्थाई हो, बदलता ना हो। यानी यदि मान लीजिए बदलने का मतलब ये है कि वो मिटे ना, मिट जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन हम ऑन किए, वहाँ पे लिख दिए हम अपना नाम लिख दिए, ठीक है ना, या अपने चैनल का नाम लिख दिया, हम कोई भी नाम लिख दिए, तो क्या जब तक उसे हम इरेज नहीं करेंगे क्या इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक? नहीं होगा, वो वहीं पर रुका रहेगा। हाँ, जब बिजली खत्म हो जाएगा, यानी करंट यानी ऑफ हो जाएगा हमारा सिस्टम, तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, यानी भूल जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी है ये। लेकिन जब तक वहाँ पे मतलब कंप्यूटर हमारा ऑन भी है और यहाँ पे कोई भी टैक्स लिखे हुए हैं और जब तक हम यानी यूजर उसे इरेज नहीं कर रहा है, तब तक वो नहीं मिटता है। इसीलिए इसे कहा जाता है यस रैम, यानी स्टैटिक रैम, स्थिर होता है ये हमेशा के लिए। दूसरा जो होता है डी रैम, दूसरा जो होता है हमारा डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये डायनेमिक होता है, हमेशा बदलता रहता है। क्या होता है? हमेशा ये बदलता रहता है। एक ऐसा रैम जो हमेशा लगातार बदलता रहता है, यानी बहुत कम रेट पे ये काम करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है डी रैम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे कंप्यूटर में देखे होंगे आप लोग, घड़ी होता है, ठीक है ना, घड़ी यानी क्लॉक, जहाँ पे टाइमिंग आपको दिखाया जाता है, टाइम। वो टाइम देखिएगा, आप कुछ भी करिए, वो क्या होगा? बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। और ये जो होता है ना डी रैम, ये आपके कंप्यूटर से पावर कंज्यूम नहीं करता है। इसके लिए अलग से बैटरी लगाया जाता है। यानी अगर अपना कंप्यूटर ऑन है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तब तो ये चल ही रहा है अच्छे से, आसानी से। लेकिन यदि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जा रहा है, फिर भी अगर आपका बैटरी निकल जा रहा है, फिर भी ये हमारा क्या होता है? डी रैम चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग के लिए अलग से हमारा एक उसमें बैटरी इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, जिसके माध्यम से ये हमेशा क्या होता है? रनिंग मोड में होता है। एक साल बाद भी देखेंगे तो ये हमारा डी रैम क्या होगा? टाइमिंग इसका बदलता रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बहुत आसानी से यस रैम और डी रैम समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिंक्रोनियस रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात करेंगे। देखिए डी रैम के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है ना, DDR2, DDR3, DDR4 जो होते हैं, ये डी रैम के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे सिंक्रोनियस रैम जो होता है, ये रैम आजकल बहुत प्रचलित है। ये डायरेक्ट जो होता है ना, प्रोसेसर से बहुत करीब होता है, बहुत जुड़ा होता है, और उसके स्पीड के बराबरी के अनुसार ये चलता है। कौन? सिंक्रोनियस रैम, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कह सकते हैं SD रैम। क्या कह सकते हैं? SD रैम या SDR रैम। क्या कह सकते हैं? SDR रैम, ठीक है ना, यानी SDR रैम। इसका पूरा नाम होता है सिंगल डाटा रेट, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंगल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है सिंक्रोनियस रैम का पूरा मतलब, ठीक है ना। ये आजकल जो होता है प्रोसेसर के स्पीड के बराबर चलता है, इसलिए मतलब हल्का फुल्का बराबर। अब प्रोसेसर का स्पीड बहुत हाई होता है, लेकिन उसके जो डाटा का मतलब प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, उसके बराबर ये क्या करता है? ये भी उसको डाटा प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम सिंगल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? ये आज का टॉपिक रहा हमारा प्राइमरी मेमोरी। कल नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगर यदि हम आज ही इस मेमोरी को भी डिफाइन करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक रहेगा। कल हम फिर आप लोग को सेकेंडरी मेमोरी जरूर बताएंगे। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो और जो कंप्यूटर सीखना चाहें उन लोगों को भी बेनिफिट हो, जो संस्थान तक नहीं आ सकते हैं, किसी संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।